नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट्स सीरीज के 5वें लेक्चर में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के संपूर्ण इतिहास के बारे में तथा साथ ही इल्तुतमिश से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस और फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। टॉपिक का पूरा कंटेंट कम से कम 20 पुस्तकों से न्यू एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक में हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, इल्तुतमिश का एक दिल्ली के सुल्तान के रूप में जो कार्यकाल रहा था वो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था और गुलाम वंश के शासकों में सर्वाधिक शासन करने वाला शासक है सुल्तान है इल्तुतमिश। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इल्तुतमिश कौन था तो याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसे। और गुलाम वंश के टोटल 11 शासक हुए थे, उन 11 शासकों में सबसे ज़्यादा शासन इसी ने किया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी इसने टोटल 26 साल शासन किया था, सबसे ज़्यादा शासन करने वाला सुल्तान है गुलाम वंश के शासकों में। ये क्लियर। अब पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, इल्तुतमिश का कंप्लीट यानी संपूर्ण इतिहास हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। एक भी फैक्ट्स हमने इसमें कोई भी फैक्ट्स छोड़ा नहीं है। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात इसी कंटेंट की, हमारे कंटेंट की यही है कि सभी कंटेंट्स को हमने इसमें शामिल किया है और अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स में इल्तुतमिश से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है और उन्हीं के बेस पर ये पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के रूप में फिर फैक्ट्स के रूप में इस कंप्लीट कंटेंट को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को अल्तमश कहते थे, जो तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है राज्य का रक्षक या साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इल्तुतमिश का जो मूल नाम था वो अल्तमश था और अल्तमश किस भाषा का शब्द था? तुर्की भाषा का। और अल्तमश का अर्थ क्या होता है? राज्य का रक्षक या साम्राज्य का स्वामी। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में अवश्य पूछे गए हैं, ये बात अवश्य याद रखिएगा आप लोग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शब्द के समानार्थी शब्द क्या हैं, यानी इल्तुतमिश शब्द के जो इल्तुतमिश शब्द का जो अर्थ निकलता है उसी अर्थ वाले अन्य नाम कौन कौन से हैं, ये बात और पूछी गई है क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो देखिए, इल्तुतमिश शब्द के समानार्थी शब्द हैं जहांगीर और आलमगीर। ठीक है, इन दोनों नामों का भी वही अर्थ होता है जो इल्तुतमिश नाम का अर्थ होता है। ठीक है, विश्व विजेता या हम कह सकते हैं राज्य का स्वामी या साम्राज्य का स्वामी। क्लियर। ये इन तीनों नामों के सेम अर्थ हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश के पिता का नाम था इलम खां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इल्तुतमिश किस जाति और किस वंश से संबंधित था? तो देखिए, इसका सही आंसर है कि इल्तुतमिश तुर्कों की इलवरी जाति से संबंधित था और इसके वंश का नाम था शमसी वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस व्यापारी से इल्तुतमिश को खरीदा था? ठीक है, इल्तुतमिश क्या था? एक दास था और मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश का सुल्तान है, तो गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान थे वो दास थे। ठीक है, एक बात याद रखनी है, 11 सुल्तान हुए थे और इन 11 सुल्तानों में 3 राजवंश ने शासन किया था, एक कुतुबी राजवंश, शमसी राजवंश और बलबनी राजवंश। और इन तीनों राजवंशों की जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुलाम थे, दास थे। कुतुबी राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, शमसी राजवंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे और बलबनी राजवंश के संस्थापक थे बलबन, और ये तीनों की तीनों कौन थे? गुलाम थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शमसी वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश और ये भी क्या थे? दास थे। अब इनकी पूरी कहानी समझिएगा कि इनको एक दास के रूप में किसने खरीदा था, गुलाम के रूप में किसने खरीदा था? तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। कब खरीदा था? 1197 ईस्वी में। और कब खरीदा था? अनिलवाड़ा युद्ध के बाद में। और कहाँ से खरीदा था? दिल्ली के बाजार से खरीदा था। पूरी कहानी हम समझाएंगे आपको, तो याद रखना है। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे खरीदा था? जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकवा से खरीदा था। ठीक है, कहीं कहीं जगह इसका नाम चुस्तकला भी मिलेगा आपको, तो याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकला से खरीदा था। कब खरीदा था? 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा
के युद्ध के बाद, या हम कह सकते हैं अनिलवाड़ा अभियान के बाद खरीदा था। अब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन समझिएगा कि इल्तुतमिश को 5 बार खरीदा गया था। कितनी बार? 5 बार। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि ये सबसे ज़्यादा खरीदा और बेचा गया था इल्तुतमिश को। ठीक है, तो इसको कितनी बार खरीदा गया था? 5 बार। तो देखिए इसके बारे में अन्य बात समझिए कि इल्तुतमिश बचपन से सुंदर और तथा बुद्धिमान था। एक दिन इल्तुतमिश के भाइयों ने उसे घुड़दौड़ के खेल में आए दासों के व्यापारियों को बेच दिया था। ठीक है, सबसे पहली बार इसको कहाँ बेचा गया? इनके भाइयों के द्वारा, इल्तुतमिश के भाइयों के ही द्वारा इसको पहली बार बेचा गया। किसको? दासों के व्यापारियों को बेचा गया था। दूसरी बार कि उस दासों के व्यापारी ने क्या किया कि दूसरी बार इसको बुखारा ले गया, और बुखारा ले जाने के बाद दूसरी बार इसको सद्र-ए-जहां नामक व्यक्ति को बेचा। दूसरी बार, तो दूसरी बार किसने खरीदा इसको? इल्तुतमिश को सद्र-ए-जहां ने खरीदा। फिर सद्र-ए-जहां ने इसे बुखारा हाजी नाम के एक व्यक्ति को बेचा। तो तीसरा खरीदार कौन था इल्तुतमिश का? बुखारा हाजी था। फिर बुखारा हाजी ने इसे किसको बेचा? जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकवा को बेचा। तो इल्तुतमिश का चौथा खरीदार कौन था? जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकवा था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो चुस्तकवा होता है इसको बेचने के लिए कहाँ पे लाता है? गजनी के बाज़ार में लेकर आता है। तो गजनी के बाज़ार में मोहम्मद गौरी ने इसके लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी खरीदने के लिए, लेकिन व्यापारी ने उस कीमत पर बेचने से इसका क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि इस कीमत पर मैं नहीं बेचूंगा। यानी इसको रेट पसंद नहीं आई होगी व्यापारी को, इसलिए इसने मोहम्मद गौरी को इसे नहीं बेचा। इसके कारण मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को गजनी के व्यापार में बेचने पर पाबंदी लगा दी। तो गुस्से में मोहम्मद गौरी ने क्या कहा कि इल्तुतमिश को अगर आप मुझे नहीं बेच रही हो तो आप पूरे गजनी के बाज़ार में किसी को भी नहीं बेच पाओगे, और कह दिया कि कोई भी इस दास को नहीं खरीदेगा, यानी इल्तुतमिश को नहीं खरीदेगा। अब होता क्या है कि आगे चल के कि इधर मोहम्मद गौरी ने भारत में विजय पताका लहरा दी थी, अपने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, और उसका एक सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अनिलवाड़ा पर अभियान किया था। तो अनिलवाड़ा पर सफल आक्रमण के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में उसे दिल्ली के बाज़ार में खरीदा। ठीक है, एक बात याद रखनी है, क्योंकि जो व्यापारी था उसने वो गजनी में उसको बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण वह व्यापारी इसे दिल्ली के बाज़ार में बेचने के लिए लेकर आया इल्तुतमिश को, और उसी दिल्ली के बाज़ार में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा अभियान के बाद में मोहम्मद गौरी के कहने पर ख़रीदा था। एक बात ये भी याद रखनी है। और कितने रुपए में ख़रीदा था? 1 लाख जीतल में ख़रीदा था इल्तुतमिश को, 1 लाख जीतल में ख़रीदा गया था। और ऐबक इसको क्या कहता था? पुत्र कहता था। इल्तुतमिश को क्या कहता था? पुत्र कहता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात भी याद रखनी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ में एक और व्यक्ति को खरीदा था जिसका नाम था तमगाज रूमी। इसका नाम भी आपको इतिहास में आगे चलकर मिलेगा सल्तनत में। तो याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के बाज़ार से 2 गुलाम खरीदे थे, एक का नाम था इल्तुतमिश और एक का नाम था तमगाज रूमी। क्लियर बात यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि 1205 से 1206 ईस्वी के मध्य क्या होता है कि खोखरों ने विद्रोह किया, और जो मोहम्मद गौरी था वो गजनी से खोखरों का दमन करने के लिए भारत आया था। तो इल्तुतमिश ने खोखरों के दमन में अपनी बहादुरी का बहुत ही अच्छा परिचय दिया था। इससे मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? काफ़ी खुश हुआ था, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से इसको दासत्व मुक्ति पत्र दिलाया। ठीक है, जब इसकी बहादुरी से खुश हुआ तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि भाई इसको दासत्व से क्या कर दो? मुक्त कर दो, इसको स्वतंत्र कर दो। किससे कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक से। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के कहने पर इसको क्या कर दिया? दासत्व से मुक्त कर दिया, यानी इसको स्वतंत्र कर दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका दास है? मोहम्मद गौरी का। लेकिन ये अभी भी मोहम्मद गौरी का दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन है? इल्तुतमिश। तो अपने मालिक से पहले ही स्वतंत्र हो गया था। कौन? इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश 1205 से लेकर 1206 ईस्वी में ही क्या हो गया था? दासत्व से मुक्त हो गया था। जबकि अपने कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी की बात समथिंग, यानी 1206 से 1208 ईस्वी के मध्य ये दासत्व से मुक्त हुआ था, और इसको मुक्त करने वाला मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, तो याद रखना है अपने मालिक से पहले ही इसने दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। किसने? इल्तुतमिश ने। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे? इस प्रकार उसने अपने मालिकों से, यानी इसने अपने मालिक से पहले ही अपना दासत्व मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया था। ये बात हमने लिख भी दी है, यहाँ पर समझ लेना इसको। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर्वप्रथम कौन सा पद दिया था। एक ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया था सबसे पहले। देखो पद तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन सबसे पहला पद याद रखना है। तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सरे जहांदार यानी सरजानदार, जिसको अंगरक्षकों का प्रधान कहते थे, यानी अंगरक्षकों के प्रधान का इसको सबसे पहला पद दिया था, जिसको कहते हैं सरे जहांदार। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी कि सेवा में रहते हुए इल्तुतमिश ने निम्न पदों पर कार्य किया था। सबसे पहला पद था इसका सरे जहांदार यानी सरजानदार, जो अंगरक्षकों का प्रधान होता था। फिर उसके बाद में इसको अमीर शिकार का पद दिया गया। फिर इसके बाद में इसको अमीर का पद दिया गया 1200 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद में। ग्वालियर विजय के बाद में इसे अमीर का पद दिया गया। अमीर मतलब किलेदार बनाया गया। और फिर इसको बरन यानी जो आधुनिक बुलंदशहर है, जिसको प्राचीन मध्यकालीन भारत में बरन के नाम से जाना जाता था, तो बरन की जागीर भी सौंपी थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को ग्वालियर विजय के बाद में बरन शहर का अमीर यानी किलेदार बनाया गया था। तो याद रखना है इल्तुतमिश को बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर विजय के बाद में बरन का अमीर या किलेदार किसे बनाया था, तो इल्तुतमिश को बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चल के मिल भी जाएगा आपको इस सीरीज में। फिर उसके बाद में अमीर उल उमरा का पद यानी उपाधि दी गई और अमीर उल उमरा का इसको पद दिया गया था। और ये किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने दिया था 1205-6 ईस्वी में, जब इसको क्या कर दिया था, दासत्व मुक्ति पत्र दिलाया था। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने इसको ये पद दिया था, दासत्व मुक्ति करवा कर ये पद दिया था। ठीक है। उसके बाद में इसको बदायूं का इक्तेदार बनाया गया। ठीक है। किसका इक्तेदार बनाया गया? बदायूं का। तो याद रखना है, एक तो पहला याद रखना है, इसको सरे जहांदार का पहला पद मिला था और लास्ट पद इसका क्या था? बदायूं का इक्तेदार था ये। तो याद रखना है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश किस पद पर कार्यरत था? तो ये बदायूं के इक्तेदार के रूप में कार्यरत था। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ तक के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो कौन कौन से हैं समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का किलेदार और नगर का अमीर बनाया था? तो याद रखना ग्वालियर का बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को दास्ता से विधिवत मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? 1205 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर है बदायूं का। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस तुर्क अमीर ने इल्तुतमिश को, जो बदायूं का सूबेदार था, उसको दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया था? अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में आराम शाह, जो उसका छोटा भाई था, वो दिल्ली का सुल्तान बनता है, लेकिन वह अयोग्य होता है। और उसकी अयोग्यता का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली का एक तुर्क अमीर या दिल्ली के जो अमीर होते हैं वो इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं कि भाई आइए आप और दिल्ली के क्या बनिए? सुल्तान बनिए। क्यों किया? क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। एक तो एक बदायूं का इक्तेदार था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का सबसे उपयुक्त जो इक्ता था वो बदायूं को ही माना जाता था। दूसरा एक ये योग्य व्यक्ति था। ठीक है। इसलिए इसको आमंत्रित किया और इसने वो आमंत्रण स्वीकार किया। तो याद रखना, शाह अली इस्माइल ने इसको दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया था। दिल्ली का अमीर है ये। क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा कि आराम शाह की योग्यता अयोग्यता, यानी यहाँ पे क्या लिख रहा है? अयोग्यता। ठीक है। अयोग्यता को देखते हुए अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और बदायूं के प्रांतपति इल्तुतमिश को राज्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब ये दिल्ली आता है तो ऑलरेडी दिल्ली पर आराम शाह शासक बना हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का छोटा भाई। लेकिन इसको जूद, अब यानी जूद का युद्ध होता है 1210 ईस्वी में, जो हरियाणा में है। जूद एक स्थान है हरियाणा में, और इस स्थान पर एक युद्ध होता है इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य में। और इसमें आराम शाह पराजित होता है और उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बनता है कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट इसके बाद में पॉइंट देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम इल्वरी तुर्क शासक कौन था? ठीक है। इल्वरी तुर्क शासक। अब देखिए 11 शासक हुए थे गुलाम वंश में। प्रथम 2 शासक इल्वरी तुर्क नहीं थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। उसके बाद में टोटल 9 जितने भी 9 शासक हुए थे लास्ट के इल्तुतमिश से लेकर क्यूमर्स तक, वो सभी इल्वरी जाति के तुर्क थे। किस जाति के तुर्क थे? इल्वरी जाति के तुर्क थे। क्लियर बात हो गई यहाँ पर।
याद रखना कि दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम इलवरी तुर्क शासक कौन था? इल्तुतमिश था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो भी कौन था? इल्तुतमिश था। मैंने आपको बताया आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है इल्तुतमिश। इसने लाहौर के स्थान पर एक नई राजधानी बनाई दिल्ली सल्तनत की। किसको बनाया? दिल्ली को ही बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं दिल्ली का ये पहला सुल्तान था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला कि दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था? तो पहला संप्रभु शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान भी माना जाता है क्योंकि इसने खलीफा से क्या है? मनोनयन पत्र प्राप्त किया था। ये बात भी याद रखना है, इसने खलीफा से मंजूरी प्राप्त की थी सुल्तान की। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर भी। तो याद रखना है दिल्ली का पहला संप्रभु शासक या पहला वैधानिक शासक कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिए कि आरपी त्रिपाठी के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आरपी त्रिपाठी यानी रामप्रसाद त्रिपाठी, पूरा नाम है इनका रामप्रसाद त्रिपाठी। तो रामप्रसाद त्रिपाठी जी ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना था? इल्तुतमिश को माना था। ठीक है, सही आंसर है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का शासक बनने के बाद इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना की थी? तो याद रखना है दिल्ली का शासक बनने के बाद इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय किस काजी के नेतृत्व में विधिवेता यह जानने के लिए रुके कि क्या उसने मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है? तो इसका सही आंसर है वजीहुद्दीन कासानी। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि इल्तुतमिश क्या था? एक दास था। अब जब कोई दास सुल्तान बनेगा तो उसको सुल्तान बनने से पूर्व अपने दासत्व मुक्ति पत्र दिखाना होता है कि वह अब दास नहीं है। ठीक है, जबकि मैंने आपको बता दिया कि ये तो 1205 में ही इसको दास मुक्ति पत्र मिल गया था, लेकिन सभी लोगों को ये बात पता नहीं थी। तो वजीहुद्दीन कासानी जो एक विधिवेता थे, काजी थे, तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि सभी लोग रुके रहे कि भाई ये हमको बताए कि अगर ये सुल्तान बन तो रहा है दिल्ली का, लेकिन ये दास अभी भी दास है या इसने दासत्व मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है? तो याद रखना है इंपॉर्टेंट नाम है वजीहुद्दीन कासानी। ये वो व्यक्ति है जिसने इससे क्या है कि इसके इस राज्य सिंहासन आरोहण के समय इससे इसका दासत्व मुक्ति पत्र पूछा था कि भाई आपका दासत्व मुक्ति पत्र दिखाओ। ठीक है, इसने दिखाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि सिंहासन आरोहण के समय इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखना है शमसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सिंहासन आरोहण के समय इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शमसुद्दीन की। क्लियर। अब देखो इल्तुतमिश की अन्य उपाधियां व उपनाम कौन कौन से हैं? इसको बहुत सारी उपाधियां और उपनाम मिले हैं, एक बात याद रखनी है ये भी। देखिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते थे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और गुलाम का ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? गुलाम का गुलाम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ईश्वर की भूमि का रक्षक कहा गया है अभिलेखों में। इसके अलावा इसे ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है अभिलेखों में। इसके अलावा अमीर उल उमरा इसको मोहम्मद गौरी ने उपाधि दी थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी? मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद में इसको सुल्तान ए सईद यानी भाग्यशाली सुल्तान कहा गया है। तो इसको याद रखना है सुल्तान ए सईद यानी भाग्यशाली सुल्तान किसने कहा? मिन्हास उस सिराज ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार क्वेश्चन में आ चुका है कि इल्तुतमिश को यानी भाग्यशाली सुल्तान यानी सुल्तान ए सईद किसने कहा था? तो मिन्हास उस सिराज ने कहा था। नेक्स्ट अगला सुल्तान ए आजम यानी महान सुल्तान किसने कहा था इल्तुतमिश को? तो बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने इसको सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी। इसके अलावा नासिर अमीर उल मोमिनीन जिसका अर्थ होता है निष्ठावानों के नेता के सहायक, ये उपाधि भी बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने इसको दी थी, इल्तुतमिश को दी थी। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है, दास राजाओं में सबसे महान राजा कहा जाता है और दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक भी कहा जाता है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इल्तुतमिश से के संबंध में। बात यहाँ तक कंप्लीट होती है इल्तुतमिश के बारे में। अब इल्तुतमिश क्या दिल्ली का शासक बन जाता है। अब शासक बनते ही इसके सामने चुनौतियाँ आती हैं, तो इसकी चुनौतियों को हम 2 रूप में पढ़ेंगे, एक तो बाहरी चुनौतियाँ और एक आंतरिक चुनौतियाँ। ठीक है, यानी एक तो राज्य के बाहर की बाहरी लोगों की चुनौतियाँ, बाहरी लोगों ने किसको किस प्रकार परेशान किया,
और एक राज्य के अंदर के जो अमीर वर्ग थे, आंतरिक जो समस्या थी, उन समस्याओं को कैसे इसने निजात पाई। तो इसकी दो समस्याएं थी, एक भारी समस्या और एक आंतरिक समस्या। तो सबसे पहले हम भारी समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं इल्तुतमिश की, कि इसको शासक बनने के समय जो भारी समस्याएं हुई, जो भारी चुनौतियाँ हुई थी, वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले इसकी चुनौती थी ताजुद्दीन यलदौज से। ठीक है, ताजुद्दीन यलदौज से इसका सबसे पहले संघर्ष हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कि इल्तुतमिश का सबसे मुख्य शत्रु कौन था। तो ताजुद्दीन यलदौज था। ठीक है, याद रखना, ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन खुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ये सभी मोहम्मद गौरी के समय के सेना नायक और अमीर लोग थे, या हम कह सकते हैं इक़्तिदार थे। तो मोहम्मद गौरी के समय का एक व्यक्ति कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बन गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी के समय के जो अन्य और सेना नायक थे और अमीर थे, इक़्तिदार थे, वो भी सोच रहे थे कि हम भी सुल्तान बन जाएं। ठीक है, क्योंकि अभी हम तो उत्तराधिकारी, मोहम्मद गौरी का साम्राज्य, मोहम्मद गौरी के साम्राज्य पर ही तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। ठीक है, तो अभी तो ये मोहम्मद गौरी का सेना नायक है। तो ताजुद्दीन यलदौज दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। ठीक है, कहाँ का शासक था, ये गजनी का शासक था। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि भाई मोहम्मद गौरी के पूरे साम्राज्य को 5 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया, 5 हिस्सों में। गौर प्रदेश लिया गयासुद्दीन मोहम्मद ने, गजनी प्रदेश लिया किसने, ताजुद्दीन यलदौज ने, उच्च व मुल्तान लिया नसरुद्दीन कुवाचा ने, और भारत का क्षेत्र लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर शासन किया किसने, बख्तियार खिलजी ने। तो इस प्रकार 5 हिस्सों में बटा था ये साम्राज्य। तो ऑलरेडी ताजुद्दीन यलदौज के पास कहाँ का शासक था, ये गजनी का शासक था, इसने गजनी का प्रांत ले रखा था ऑलरेडी। तो याद रखना कि ताजुद्दीन यलदौज गजनी का शासक था। इल्तुतमिश के राज्य अभिषेक के समय यलदौज ने दास से मुक्ति पत्र एवं दुर्वास यानी 2 शीर्षों वाला दंड, जो राजस्व का प्रतीक था, उपहार में बेचकर यह संदेश दिया कि दिल्ली सल्तनत मेरे अधीन है। ठीक है, तो याद रखना कि जब इल्तुतमिश राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, जिनका राज्य अभिषेक हो रहा था, उस समय ताजुद्दीन यलदौज ने दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के पास अपना दास मुक्ति पत्र भेजा कि भाई मैं दासता से मुक्त हो चुका हूँ, और देखो मेरे पास एक दुर्वास है, एक छत्र होता है। ठीक है, राजस्व प्रतीक होता है, साम्राज्य का प्रतीक होता है, ये भी मेरे पास है अपने साम्राज्य का, और दिल्ली सल्तनत का इस प्रकार मैं क्या हूँ, उत्तराधिकारी हूँ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। लेकिन इल्तुतमिश ने उस समय उसका विरोध करना उचित न जानकर उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसका जो उपहार था उसको स्वीकार कर लिया। जब ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने यलदौज पर आक्रमण किया, ये ख्वारिज्म के शासक हैं अलाउद्दीन मोहम्मद, ये क्या कर देते हैं, गजनी पर आक्रमण कर देते हैं, यानी यलदौज पर आक्रमण कर देते हैं उसी दरमियान। और यलदौज भागकर कहाँ चला जाता है, पंजाब चला जाता है, और नसरुद्दीन कुवाचा को, यानी पंजाब पर किसका शासन था, नसरुद्दीन कुवाचा का, इसको भगाकर ये लाहौर पर अधिकार कर लेता है। कौन, ताजुद्दीन यलदौज कर लेता है। ठीक है, यलदौज ने फिर लाहौर से दिल्ली संदेश भिजवाया। अब लाहौर पर किसका शासन हो चुका है, यलदौज का। अब ये लाहौर से फिर दोबारा से संदेश भिजवा रहा है कि वो गौरी का वास्तविक उत्तराधिकारी है, इस कारण भारतीय साम्राज्य पर उसका अधिकार है। इसके जवाब इल्तुतमिश ने दिया कि समय बदल गया है, गजनियों व गौरियों की क्या दशा हुई है, अब वंशानुगत उत्तराधिकार का समय समाप्त हो गया है। ठीक है, इस प्रकार इसने इसको जवाब दे दिया। तो इस प्रत्युत्तर के बाद इल्तुतमिश व यलदौज के मध्य संघर्ष अवश्य भावी हो गया था। स्वाभाविक सी बात है, अब इन दोनों के मध्य युद्ध होना अवश्य संभावी हो गया था कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, क्योंकि ना तो वो उसकी बात मान रहा, ना वो उसकी बात मान रहा था। तो फलस्वरूप क्या होता है, तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तो याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1215 से 16 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के मध्य हुआ था। और ताजुद्दीन यलदौज कहाँ का शासक था, गजनी का शासक था, ये बात याद रखना है। फैक्ट्स देखिएगा कि इस युद्ध में यलदौज पराजित हुआ था, उसे होशी के पास गिरफ्तार करके बदायूं लाया गया, और बदायूं के किले में कैदी के रूप में ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का गजनी से संपर्क टूटा तथा दिल्ली सल्तनत मध्य एशिया की राजनीति से स्वतंत्र पूर्णतः एक भारतीय राज्य बना। ठीक है, अब क्योंकि ताजुद्दीन यलदौज एक कड़ी था जो गजनी से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से गजनी साम्राज्य से दिल्ली सल्तनत जुड़ी हुई थी। अब ताजुद्दीन यलदौज की मृत्यु हो गई तो कोई भी ऐसी कड़ी नहीं बची, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसका संबंध गजनी और दिल्ली सल्तनत दोनों के बीच था। वो संबंध समाप्त हुआ, गजनी एक अलग साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ,
और दिल्ली सल्तनत एक भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में आया है ये भी क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध यानी 1216 ईस्वी में हुआ था, तराइन के तीसरे युद्ध में ताजुद्दीन यलदौज को पराजित करके किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा और वहीं पर उसका वध करवा दिया था? तो इसका सही आंसर है बदायूं दुर्ग में। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, अब दूसरी इसकी जो समस्या थी वो थी नसरुद्दीन कुवाचा की। ठीक है, ये भी क्या है कि मोहम्मद गौरी के समय का सेना नायक है नसरुद्दीन कुवाचा। तो दूसरी समस्या में उसने क्या है कि इसको नसरुद्दीन कुवाचा का दमन करना, यानी उसने नसरुद्दीन कुवाचा का दमन कैसे किया ये भी समझिए। तो 1217 ईस्वी में चिनाब नदी के किनारे मंसूरा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो याद रखना इसका सही आंसर है नसरुद्दीन मोहम्मद और नसरुद्दीन कुवाचा के मध्य हुआ था। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद और नसीरुद्दीन कुवाचा के मध्य कब हुआ था? 1217 ईस्वी में। 1210 में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया है। ठीक है, और 1217 में ये युद्ध हो रहा है, यानी 7 साल बाद, इसके शासन के 7 साल बाद हो रहा है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन है? ये इल्तुतमिश का बेटा है। कौन है? इल्तुतमिश का बेटा है। तो यहाँ पे नसरुद्दीन कुवाचा से कौन युद्ध कर रहा है? इल्तुतमिश का बेटा युद्ध कर रहा है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए कि यलदौज के हारते ही कुवाचा ने पुनः लाहौर क्षेत्र में स्थापित हो गया। यानी जैसे यलदौज क्या होता है कि तराइन के तीसरे युद्ध में हारता है और स्वाभाविक सी बात है लाहौर पर पहले किसका कब्जा हो गया था? नसरुद्दीन कुवाचा का। तो नसरुद्दीन कुवाचा को भागकर ताजुद्दीन यलदौज ने लाहौर पर कब्जा किया। अब ताजुद्दीन यलदौज की तराइन के तीसरे युद्ध के बाद मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद में लाहौर पर फिर से किसने कब्जा कर लिया था? नसरुद्दीन कुवाचा ने कब्जा कर लिया। ठीक है, लाहौर पर स्थापित हो गया तथा पंजाब व सिंध में अपना शासन विस्तार करना आरंभ करता है। कौन? नसरुद्दीन कुवाचा। तथा इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन मोहम्मद यानी इल्तुतमिश का पुत्र है ये के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने मंसूरा के युद्ध में जो 1217 में चिनाब नदी किनारे हुआ, तो इस युद्ध में कुवाचा को क्या किया था? पराजित किया था। तो मंसूरा के युद्ध में नसरुद्दीन कुवाचा को किसने पराजित किया? नसरुद्दीन मोहम्मद ने पराजित किया। परंतु इस समय क्या होता है कि मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। इस कारण कुवाचा के स्थान पर इल्तुतमिश ने मंगोलों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, अब क्या है कि उसने कुवाचा पर ध्यान देना बंद किया। इल्तुतमिश ने किस पर ध्यान देना शुरू किया? मंगोलों पर ध्यान केंद्रित किया। परंतु जनवरी 1227 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में इल्तुतमिश ने पुनः कुवाचा के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। 1228 ईस्वी में स्वयं इल्तुतमिश ने कुवाचा के विरुद्ध अभियान किया जिसमें कुवाचा पराजित हुआ और भाग गया। कुवाचा ने संधि का प्रस्ताव दिया लेकिन इल्तुतमिश ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में नसरुद्दीन कुवाचा ने सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि नसरुद्दीन कुवाचा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो याद रखना सिंधु नदी में डूबकर इसकी मृत्यु हुई थी नसरुद्दीन कुवाचा की। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इल्तुतमिश का वह विरोधी जो अंततः सिंधु नदी में डूबकर मर गया कौन था? तो नसरुद्दीन कुवाचा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किस राज्य को बफर स्टेट के रूप में रखा ताकि मंगोल आक्रमण की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके? तो इसका सही आंसर है सिंध राज्य को। बफर स्टेट का मतलब बीच का राज्य, यानी ये दिल्ली सल्तनत की क्या है? सीमा है। ये एक दूसरे सिंध स्टेट है, इसको इसने स्वतंत्र रखा, इसको अपने अधीनता में स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने दिया और इसके बाद में दूसरे साम्राज्यों की सीमा शुरू होती है। तो ये बीच का एक राज्य हो गया जिसको बफर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी आक्रमण करेगा तो सबसे पहले सिंध पर ही आक्रमण करेगा, तभी तो इसकी सीमाओं पर आएगा, दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर आएगा। क्लियर बात हो गई यहाँ पे। और जब तक इस पर आक्रमण करेगी, जब तक ये अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेंगे, तो इस प्रकार सिंध को इल्तुतमिश ने क्या रखा? एक बफर स्टेट के रूप में रखा था, मध्यवर्ती राज्य के रूप में रखा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए इस क्वेश्चन की कि नसरुद्दीन कुवाचा के दमन के बाद मुल्तान उच्च लाहौर का विलय दिल्ली सल्तनत में कर लिया गया और अपने वजीर जुनैदी को यहाँ का प्रशासक बनाया। ठीक है, जब नसरुद्दीन कुवाचा की मृत्यु हो गई उसके बाद में इसके अंडर में कौन था? मुल्तान क्षेत्र था, उच्च क्षेत्र था, लाहौर, ये तीनों क्षेत्र थे। तो इन तीनों क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था और इन तीनों क्षेत्रों का प्रशासक यानी गवर्नर किसे बना दिया? जुनैदी को बना दिया, जो इल्तुतमिश का कौन था? वजीर था। ये एक बात याद रखनी है। और इसके अलावा सिंध, जो सिंध प्रांत था, ये खोखरों के अधीन था। किसके अधीन था? खोखरों के अधीन था। सिंध में सुमरा शासक सिनानुद्दीन हफ्स शासन कर रहे थे। ठीक है, उस समय तो इन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और इल्तुतमिश ने सिंध का विलय अपने साम्राज्य में नहीं किया था,
उसे बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य के रूप में रखा ताकि मंगोल आक्रमण की स्थिति में इसका उपयोग लिया जा सके। ठीक है, अब उसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट है हमारी तीसरी जो समस्या है वो है मंगोल समस्या। कौन सी समस्या थी? तीसरी समस्या इल्तुतमिश के सामने भारी रूप में मंगोल समस्या थी। तो ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखिए कि मंगोलों का सर्वप्रथम आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों का सर्वप्रथम भारत में आगमन हुआ था। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। अब देखिए चंगेज खान और इन मंगोल समस्या के बारे में कम्प्लीटली बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और काफ़ी समय हो चुका है इस वीडियो में। तो जो मंगोल समस्या है इसके बारे में कंप्लीट रूप से हम कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस हम यहीं तक ही कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कल कवर करेंगे। एक बात याद रखना, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल पर कमेंट करना और अपना फीडबैक कमेंट में बताना। ठीक है, कि वीडियो कैसी लग रही है, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले, आप हमको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में मंगोल समस्या से यहाँ से लेकर आगे का जो टॉपिक है वो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कम्प्लीटली। ठीक है, आज की वीडियो में यहाँ तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल की वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।